तो क्या हाल चाल भाई लोग। तो यार चलो यार पूरी एनर्जी के साथ थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 2 करते हैं, जो कि अपना सबसे फाइनल पार्ट रहेगा। आज हम पूरे थर्मोडायनेमिक्स को पूरी एनर्जी में कवर कर लेंगे। तो पूरी एनर्जी के साथ यार स्टार्ट हो जाएगा, बोलो यस आई विल डू इट, ठीक है ना। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेंगे बात इंथैल्पी के बारे में। तो गाइस देखो इंथैल्पी क्या होता है। इंथैल्पी एक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है ना। थर्मोडायनेमिक्स की प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए कुछ वेरिएबल्स होते हैं, उसमें से एक अपना जो वेरिएबल है उसको बोलते हैं इंथैल्पी। गाइस इंथैल्पी की आपकी जनरली डेफिनेशन बताऊं क्या दी जाती है, आपके जो सिलेबस में है उसमें ही दी जाती है कि इंथैल्पी क्या होता है कि सम ऑफ होता है इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ पीवी, ठीक है ना। इन दोनों चीजों का सम होता है कि यू प्लस पीवी का जो सम जो होता है उसको हम इंथैल्पी कहते हैं। तो गाइस लेकिन ये तो इससे कोई फील नहीं आया, ये तो बस वही बात होगी, हमने फॉर्मूले में दिया हुआ है, ठीक है ना, उसी को हमने इंग्लिश में लिख दिया, तो उसमें फील क्या आया। तो गाइस इसका मैं एक आपको फील देना चाहूं तो इंथैल्पी, गाइस इंथैल्पी का समवट आप मान सकते हो कि इंथैल्पी हमें क्या इंडिकेशन देता है, हीट कंटेंट के बारे में, कि कितनी मात्रा में हीट है वो हमें डायरेक्टली इंथैल्पी देता है ना। कि इंथैल्पी हमें इनडायरेक्टली ये बताता है कि कितनी मात्रा में हीट है, मतलब हीट कंटेंट के बारे में इंडिकेशन देता है हमें इंथैल्पी। गाइस वैसे आपको बताऊं ना, तो जो इंथैल्पी वर्ड है ना एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है वार्मिंग, कि मतलब इंथैल्पी का मतलब होता है, ग्रीक वर्ड है इंथैल्पी गाइस, जिसका मतलब होता है वार्मिंग, कि मतलब गर्म। तो गर्म मतलब जितना हीट कंटेंट ज्यादा होगा उतना गर्म ज्यादा होगा। तो इसका वैसे मैं थोड़ा सा एक फील देना चाहता था कि गाइस इंथैल्पी का एक्चुअली क्या इंडिकेशन मिलती है कि जितनी ज्यादा इंथैल्पी होगी उतना ज्यादा हीट कंटेंट ज्यादा होगा। आई होप क्लियर हुआ हो गाइस, ठीक है ना। तो उसके बाद तो फॉर्मूला है सिंपल सा जो आपकी डेफिनेशन बताई जाती है, तो इसको आप याद रखना। इंथैल्पी को एच से डोनेट करते हैं कि क्यू से, याद रखना। इंथैल्पी को एच से डोनेट करते हैं, हीट को किससे डोनेट करते हैं, क्यू से। तो एच बराबर होता है यू प्लस पीवी के, एच सिंपल, ठीक है ना। उसके बाद देखो गाइस एक डेफिनेशन और दी जाती है कि किसी भी रिएक्शन में जब मतलब कितनी अमाउंट ऑफ हीट हम मतलब किसी भी रिएक्शन में कितनी अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जर्व हुई या रिलीज हुई एट अ कांस्टेंट प्रेशर, उसको बोलते हैं चेंज इन इंथैल्पी। गाइस मतलब कि चेंज इन इंथैल्पी बराबर होता है कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जर्व हुई या रिलीज की केमिकल रिएक्शन में एट ए कांस्टेंट प्रेशर, तो उसको भी इंथैल्पी चेंज के बराबर कहा जाता है। गाइस समझ आया, ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मतलब इट इज अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जर्व और रिलीज इन ए केमिकल रिएक्शन एट ए कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, दैट इज आल्सो कॉल्ड डेल्टा एच इक्वल टू क्यूपी। तो इसको मैंने मैथमेटिकली लिख दिया क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे तो आपको इससे इंडिकेशन हो जाएगी, क्योंकि थ्योरी या कंसेप्चुअल लेवल का एक फील तो मैंने आपके माइंड में डाला हुआ है, बस आपको एक बार इसको देखना है, ठीक है ना। तो उसके बाद देखो गाइस अब आते हैं अपने इसके थोड़ी टाइप्स देखते हैं, इसके कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो हमें जनरली चेंज इन इंथैल्पी पे गाइस क्वेश्चन आते हैं। तो देखो मैंने चेंज इन इंथैल्पी के 3-4 फॉर्मूले लिखे हैं, जो कि ज्यादातर बच्चे इसी को याद रखते हैं। लेकिन भाई क्यों है तुम्हारा कोई भाई बहन है कि इस पे ज्यादा फोकस करते हो, इन पे नहीं करते, ठीक है ना। तो आज से हम इंथैल्पी के सारे फॉर्मूले देख के रखेंगे, आपको याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस याद ये होना चाहिए, बाकी सब तो अपने आप ही निकल जाएंगे। देखो पहला फॉर्मूला लिखा है मैं, डेल्टा एच मतलब चेंज इन इंथैल्पी बराबर होता है डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। गाइस ये फॉर्मूला कब यूज होगा, ये फॉर्मूला यूज होगा एट कांस्टेंट प्रेशर। जब प्रेशर गाइस अपना कांस्टेंट हो तब डेल्टा एच बराबर होगा इसके, क्योंकि देखो प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा और डेल्टा यू और वी को चेंज किया, ठीक है ना। तो जब प्रेशर कांस्टेंट हो गाइस जनरली यही अपने इक्वेशन यूज भी होती है। लेकिन भाई ये बात करूं जब अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, एडवांस पे बनेंगे, एम्स के अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, नीट के अच्छा क्वेश्चन बना, ट्रिकी क्वेश्चन बना, तब तो भाई इसी पे ऐसी चीजें भी आ सकती हैं, ठीक है ना। तो गाइस एट ए कांस्टेंट प्रेशर ए वाली इक्वेशन होगी, क्योंकि उसमें हम प्रेशर कांस्टेंट मान के चलते हैं, तो बाकी चीज में डेल्टा डेल्टा लगा देते हैं, ठीक है ना। गाइस उसके बाद देखो हमने एक इक्वेशन लिखी, डेल्टा एच बराबर है डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी इंटू वी। तो गाइस ये कब लगती है, सिंपल वैसे ही एट कांस्टेंट वी पे। जब वॉल्यूम अपना कांस्टेंट हो तो गाइस ये इक्वेशन लगती है। याद रखना मैं इसीलिए सब कुछ एक साथ दे रहा हूं कि आपको क्लियरली इंडिकेशन हो कि कैसे क्या चल रहा है, ठीक है ना। ज्यादातर टीचर या
आपकी कोई गलती नहीं है इसमें कि आपको ये चीज याद है। ज्यादातर टीचर ही नहीं कराते क्योंकि वो सोचते हैं कि इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन मैं कराना चाहता हूं भाई, 5 मिनट नहीं लगते कराने में, 5 मिनट में करा देता हूं। क्या पता अगर क्वेश्चन आ गया तब क्या करोगे, ये बताओ मुझे। अगर क्वेश्चन आ गया फिर क्या कर सकते हो? सारी मेहनत बर्बाद हो गई है अपनी, जितनी भी हमने सब कुछ अभी तक किया था सब बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि पूरा कराऊं, ठीक है ना, जितना भी कराऊं पूरा कराऊं, ठीक है ना। तो ये हो गया गाइस, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रखा हमने, बाकी सब में डेल्टा लगाया गाइस। उसके बाद लास्ट में देखो डेल्टा एच बराबर होता है डेल्टा यू डेल्टा पीवी, ठीक है। डेल्टा पीवी जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P2V2, है ना, P2V2 मतलब पीवी के प्रोडक्ट में गाइस चेंज हो रहा है, ठीक है ना, पीवी के प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो डेल्टा पीवी को हम लिख सकते हैं P2V2 माइनस P1V1, ठीक है ना। एक अब गाइस इक्वेशन लगेगी जब ना टेम्परेचर कांस्टेंट हो ना वॉल्यूम सॉरी ना जब प्रेशर कांस्टेंट हो ना अपना वॉल्यूम कांस्टेंट हो, तब जाके ये इक्वेशन लगेगी। देखो अब अपना इधर कुछ भी कांस्टेंट नहीं है ना, ये इक्वेशन कब लगाएंगे? जब अपना प्रेशर भी कांस्टेंट ना हो और वॉल्यूम भी कांस्टेंट ना हो, ठीक है ना। जब अपना प्रेशर भी कांस्टेंट ना हो, वॉल्यूम भी कांस्टेंट ना हो। जब प्रेशर अपना कांस्टेंट है तो हमने प्रेशर को ऐसे रखा, ठीक है ना। जब वॉल्यूम अपना कांस्टेंट हो हमने वॉल्यूम को ऐसे रखा। जब कुछ भी ना कांस्टेंट हो तो डेल्टा तो गाइस दोनों में आएगा, उसके प्रोडक्ट में आएगा, तो P2V2 माइनस P1V1। एज सिंपल। देखो गाइस बताओ मुझे, आप कमेंट में लिखना कि ये चीज आपको बताई गई थी कि नहीं बताई गई थी, ठीक है ना। ये मुझे कमेंट में लिख के बताना आप, ठीक है ना। उसके बाद देखो गाइस एक ही बहुत ही बवंडर फॉर्मूला, ठीक है। देखो डेल्टा एच बराबर होता है एनसीपी डेल्टा टी के, ठीक है ना। जैसे हमने उसको किया था डेल्टा यू बराबर होता है एनसीवी डेल्टा टी के, है ना। डेल्टा यू क्या होता था? एनसीवी डेल्टा टी के। तो उसी तरह डेल्टा एच बराबर होता है एनसीपी डेल्टा टी के। याद रखना गाइस, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, ठीक है ना, बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना, इसको याद रखना आप। तो गाइस एक फॉर्मूला और देखो, बॉन्डल देखो मैंने सब कुछ एक साथ ही लिख दिया कि आपको कहीं और जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो देखो डेल्टा एच बराबर होता है गाइस डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी के, डेल्टा एनजीआरटी के। गाइस देखो डेल्टा एनजीआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एक कब लगाएंगे हम? जब रिएक्शन में हो, जब रिएक्शन में हम बात कर रहे हैं। वैसे तो देखो ये चीज इधर से ही आई है यार, देख रहे तो देखो P डेल्टा V, है ना। P डेल्टा V को देखो, PV बराबर एनआरटी के होता है, तो P डेल्टा V क्या होगा? डेल्टा एनजीआरटी। गाइस डेल्टा एनजी क्या होगा? एनजी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, ठीक है ना। एनजी का डेल्टा एनजी का मतलब क्या होगा गाइस? देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। बस आपको ये करना है प्रोडक्ट में गाइस कौन से प्रोडक्ट लेने हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, ठीक है ना, गैसियस प्रोडक्ट। आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, गैसियस रिएक्टेंट, ठीक है ना। तो आपको ये लेना है सिंपली। तो डेल्टा एनजी क्या होता है गाइस? नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ठीक है ना। जैसे कि देखो, जैसे मान लो 2A है, कोई भी एक रिएक्शन लिख रहा हूं यार मैं तो ऐसे ही, ठीक है ना। C प्लस D है, तो मान लो ये अपना गैस है ना, ये अपना गैस है, और ये भी मान लो चलो अपना गैस है, ये मान लो ये दोनों सॉलिड है, ये दोनों सॉलिड है। तो गाइस डेल्टा एनजी अपना क्या होगा? डेल्टा, देखो नंबर ऑफ मोल आपको दिया ही होगा, है ना, रिएक्शन दी होगी। तो गाइस डेल्टा एनजी देखो क्या होगा? डेल्टा एनजी मैंने बताया था कि आपको बस गैसियस प्रोडक्ट ही देखने हैं। तो देखो पहले देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, तो गैसियस प्रोडक्ट अपना यही है, इसको तो हमने काउंट ही नहीं करना। तो डेल्टा एनजी देखो अब क्या आएगा? तो देखो इसका नंबर ऑफ मोल कितने? 1 है ना। तो 1 माइनस अब रिएक्टेंट के नंबर ऑफ गैसियस मोल, तो इसको हमने काउंट नहीं करना, बस गैसियस मोल को देखना। तो इसके कितने मोल है? 2। तो 1 माइनस 2 माइनस 2। तो गाइस अपना डेल्टा एनजी क्या आया? माइनस 1 आया, सॉरी। तो डेल्टा एनजी अपना आया -1। बस आपको निकालना बताया कि आप कैसे निकाल सकते हो, जिसको हम क्वेश्चन में भी बहुत अच्छी तरह करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है ना। तो अब आगे देखो, ये वैसे मैंने तो इसी सोचा कि एक बार थोड़ा माइंड में क्लियर हो जाए ना, क्योंकि एग्जांपल से ज्यादा क्लियर हो जाता है। तो आई होप एग्जांपल से वैसे भी आपको ज्यादा क्लियर हुआ होगा, है ना। वैसे नहीं तो डेल्टा एनजी तो लिखा ही जाता है, ठीक है ना। तो उसके बाद देखो गाइज, आई होप यार आपको सारा इंथैल्पी मैंने बता दिया कि कैसे क्या फील चल रहा है, फील बता दिया, उसकी हर एक वैरायटी बता दी, रिएक्शन में बता दिया, डेल्टा एनजी में बता दिया, उसकी तीनों टाइप्स बता दी। डेल्टा एचजी बराबर क्यूपी के होते हैं, भाई इससे ज्यादा क्या पता करोगे। मैं सही बता रहा हूं, फ्रैंकली बता रहा हूं, इतना मुझे अगर मेरे टीचर ने करा दिया होता ना एक साथ इतना,
तो बता रहा हूं मेरा रैंक इतना ज्यादा मैं इंप्रूव कर लेता, ठीक है ना, जितना मैंने किया सीखा है बस अपने आप सीखा, इसीलिए मुझे टाइम ज्यादा लगता था, तो इस करके मेहनत ज्यादा करनी पड़ती थी। लेकिन मैं आपको सब एक साथ दे रहा हूं बोर्ड में, तो उसका भाई बिल्कुल फायदा उठाना। और संडे को टेस्ट दिया कि नहीं ये जरूर यार लिखो यार, टेस्ट नहीं दोगे तो बर्बाद हो जाओगे, ठीक है ना, टेस्ट के मुझे स्कोर लिखा करो, ठीक है ना। तो गाइस अब चलो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं एंट्रोपी पे, ठीक है ना। एंट्रोपी को देखो गाइस, पहली बात एस से डोनेट करते हैं। ये मेजर क्या करता है, मेजर डिग्री ऑफ, अच्छा मैं इसको भी इरेज कर दिया, मेजर डिग्री ऑफ रैंडमनेस। गाइस एंट्रोपी क्या मेजर करता है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस को मेजर करता है कि कितना रैंडम, कितना फैली हुई है चीज, उसको एंट्रोपी मेजर करता है ना। जैसे देखो, जैसे एग्जांपल देखो एंट्रोपी ऑफ गैस ग्रेटर देन होते हैं एंट्रोपी ऑफ लिक्विड, ग्रेटर देन होते हैं एंट्रोपी ऑफ सॉलिड। गाइस देखो गैस ज्यादा फैली होती है ना, गैस ज्यादा फैली होती है, रैंडमनेस ज्यादा होती है, उसमें कोई मॉलिक्यूल उधर है, कोई मॉलिक्यूल उधर है। लेकिन उसके बाद देखो लिक्विड में थोड़ा तब भी कम होता है, लिक्विड में तब भी ऐसे फ्लो तो करता है लेकिन तब भी कम होता है गैस के अकॉर्डिंग। और सॉलिड में तो बिल्कुल, ये देखो सॉलिड में तो रैंडमनेस बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइस वही देखो एंट्रोपी ऑफ गैस सबसे ज्यादा होती है, एंट्रोपी ऑफ लिक्विड उसके बाद, एंट्रोपी ऑफ सॉलिड उसके बाद। तो गाइस एंट्रोपी क्या होती है, जो समवट रिलेटेड टू रैंडमनेस है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस को नापती है कि कितना ज्यादा रैंडमनेस है ना, समझ रहे हो ना रैंडमनेस का मतलब कि डिसऑर्डर कितना है ना, कोई फैली कोई चीज कितनी है उसको बस बोलते हैं एंट्रोपी। समझ गए, फील आया होगा आपको, वैसे एंट्रोपी का मतलब पता भी होगा, ठीक है ना। तो देखो गाइस नेक्स्ट पॉइंट देखो, ड्रास्टिक एंड क्रिटिकल पॉइंट। गाइस इस पॉइंट को याद रखना, वेरी क्रिटिकल पॉइंट। एंट्रोपी देखो गाइस, एंट्रोपी इंक्रीज एज टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है ना। देखो जैसे हम किसी चीज का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसमें रैंडमनेस ज्यादा आती जाएगी ना। जैसे हम किसी चीज को टेम्परेचर देंगे, किसी चीज का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जैसे मान लो गैस है अपने पास है ना, मान लो गैस का हमारे पास बीकर है, हमने बीकर में गैस रखी हुई है, तो जब उसको हम गर्म करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल ऐसे निकलने लगेंगे ना बाहर, तो रैंडमनेस होने लगेगी, तो गैस के मॉलिक्यूल रैंडम ज्यादा होने लगेंगे। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे एंट्रोपी इंक्रीज होगी। अच्छा ये तो सही है, समझ तो आ गया। लेकिन गाइस फिर हमें आता है फॉर्मूला, चेंज इन एंट्रोपी बराबर होता है Q/T के। तो इससे देखो लगता है कि चेंज मतलब एंट्रोपी जो है टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन गाइस ऐसा नहीं है। चेंज इन एंट्रोपी एक डेरिवेशन से आई है, ठीक है ना, जिससे लास्ट में हमारे पास रिजल्ट आया। तो इससे कंक्लूड ना करना, इसी बेस पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है। और फॉर्मूले, क्योंकि जब एग्जाम टाइम आता है ना तो हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सोचने लग जाते हैं, कंसेप्चुअल अकॉर्डिंग नहीं सोचते। तो फिर मान लेते हैं कि एंट्रोपी जो है टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो गाइस इसको याद रखना, बस एक डराइव होके आया हुआ है तो लास्ट में चीज बनी, लेकिन उससे इंडिकेट नहीं होता कि डेल्टा एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी है, ठीक है ना। एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के। तो बस ये फॉर्मूला है चेंज इन एंट्रोपी का। गाइस समझ लो क्या क्रिटिकल पॉइंट मैं बताना चाह रहा था कि कंसेप्चुअल लेवल पे ऐसे, लेकिन फॉर्मूले में दिखने में आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। तो चेंज इन एंट्रोपी ऐसे याद, ये तो समझ गए ना कि एंट्रोपी कैसे टेम्परेचर से राइज हो रही है, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये कि एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है। अब गाइस उसके बाद देखो, अब आसान है सब कुछ। चेंज इन एंट्रोपी बराबर होता है Q/T। क्यू क्या था, हीट, क्यू क्या था, हीट को ऐसे नहीं करना है, क्यू से ही करना है, बार बार बोल रहा हूं। तो चेंज इन एंट्रोपी गाइस बराबर होता है Q/T के। तो ये दो क्रिटिकल पॉइंट को याद रखना, इनमें कंफ्यूज ना हो जाए दो मिसमैच में, है ना, ठीक है। तो देखो गाइस अपने एंट्रोपी के लास्ट दो फॉर्मूले पे आते हैं। गाइस देखने में थोड़ा डरावना लग रहा हो, लेकिन बिलीव मी बहुत ही सिंपल फॉर्मूले हैं। जब आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो देख रहे होंगे, कहोगे आप भैया ये क्या हो गया, 30 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है ना। 30 सेकंड में 4 नंबर मिलते हैं इसमें। तो देखो गाइस चेंज इन एंट्रोपी के दो फॉर्मूले मैंने और लिखे हैं। देखो पहला फॉर्मूला क्या है, NCV ln T2/T1। अच्छा जब ln हो तो उसको आप लोग में कन्वर्ट कर लोगे ना। देखो जैसे ln है तो इसको अगर आप देखो यार ln हो तो अगर इसको लोग में कन्वर्ट करना है तो बस क्या करो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे तो लोग में कन्वर्ट हो जाएगा। आता है ना इतना। तो ln को लोग में कन्वर्ट करना तो क्या करोगे 2.303 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आई होप इतना पता हो, ठीक है ना। नहीं पता हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्वेश्चन के जरिए मैं बता भी दूंगा एक बार, ठीक है ना। तो देखो गाइस एंट्रोपी का पहला फॉर्मूला क्या है, NCV ln T2/T1 बराबर
ठीक है ना, सॉरी प्लस एनआर एलन V2 बाय V1, ठीक है ना। तो देखो पहला फॉर्मूला क्या था, जिसमें देखो CV आ रहा था, तो CV आ रहा था तो इधर हम V2 बाय V1 ले लेंगे, है ना। तो गाइस नेक्स्ट फॉर्मूला देखो NCP ln T2 बाय T1 प्लस एनआर, देखो इधर CP P आ रहा था तो इधर P1 बाय P2 ले लेंगे। देखो इधर V2 बाय V1 लिया, इधर P1 बाय P2 लिया, क्यों लिया, क्योंकि वेलोसिटी, क्या नाम, वेलोसिटी बोल रहा हूं कि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, तो इसलिए बस ये चीजें उल्टी हो जाती है, जो कि मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, ठीक है ना। तो गाइस ये दो सिंपल से फॉर्मूले हैं, इसको याद रखोगे आप, ठीक है ना, याद रखना है आपको। देखो सिंपल सी बात क्या है, एंट्रोपी क्या होता है, देखो अगर वॉल्यूम की टर्म में लिखें तो क्या होगा, NCV उसके बाद टेम्परेचर की चीज NCV ln T2 बाय T1, है ना, ln T2 बाय T1 सिंपल, उसके प्लस NR, ठीक है ना, प्लस NR ln उसके बाद V2 बाय V1। उसी तरह अगर प्रेशर का लिखो तो NCP, उसके बाद पहले टेम्परेचर की टर्म आएगी, उसके बाद जो हमने अगर CP लिया तो प्रेशर वाली, जब वॉल्यूम लिया तो वॉल्यूम वाली, तो NCP ln T2 बाय T1 प्लस NR P1 ln P1 बाय P2, क्योंकि हमें पता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप आराम से निकाल सकते हो। जाइए आप चाहो तो इसको याद रख लो पहले वाले को, ठीक है ना। बस अगर प्रेशर वाले में चीज पूछी हो तो बस CV की जगह P कर देना, और इसकी जगह बस आपको पता है कि V2 की जगह इधर P1 हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उससे आप कर सकते हो। वैसे तो आप दोनों याद रख लो यार, आपको बहुत ही अच्छी तरह याद हो जाएंगे, बस देखने में शायद डरावना लग रहा हो, लेकिन मुझे याद है यार, तो मेरे से ज्यादा तो आपको याद ही करना होगा, ठीक है ना। और मेरे से ज्यादा आप स्मार्ट भी हो तो आप कर लोगे आराम से, मुझे आप पे विश्वास है। बस 2-3 बार और देखना, इसको आराम से याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो गाइस अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। गाइस गिब्स फ्री एनर्जी को हम पहली बार डोनेट करते हैं जी से। गाइस गिब्स फ्री एनर्जी, देखो गिब्स फ्री, पहली बात तो फ्री एनर्जी है, मतलब पहली बात तो एनर्जी है एक, तो इसकी यूनिट क्या होगी गाइस, जूल, ठीक है ना, इसकी यूनिट क्या होगी, जूल। तो गाइस गिब्स फ्री एनर्जी हमें इंडिकेशन देता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कितना हम वर्क किसी प्रोसेस से करवा सकते हैं, ठीक है ना, कि कितना कोई भी प्रोसेस है उसमें से हम कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी भी प्रोसेस से हम कितना काम निकलवा सकते हैं, वो हमें गिब्स फ्री एनर्जी इंडिकेट करता है। आई होप गाइस क्लियर हो गया हो, ठीक है ना। गिब्स फ्री एनर्जी क्या इंडिकेट करता है कि किसी भी प्रोसेस से हम कितना वर्क डन एक्सट्रैक्ट कर सकते, मैक्सिमम कितना वर्क डन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं सिंपल हो सकता, ठीक है ना। गिब्स फ्री एनर्जी का सिंपल सा मीनिंग है। तो वैसे आपके डेफिनेशन में भाई ऐसे यूज किया जाता है कि गिब्स एनर्जी बराबर होता है H माइनस प्रोडक्ट ऑफ T एंड S, ठीक है ना। तो जी आपका क्या, गिब्स फ्री एनर्जी, H क्या, ठीक है, H आपको मैंने बता चुका हूं एंथैल्पी है, माइनस टेम्परेचर इंटू S इंटू एंथैल्पी, ठीक है ना। S क्या अपना एंथैल्पी है, ठीक है ना, S क्या अपना सॉरी एंट्रोपी है। तो आपको आई होप क्लियर हो गया। डेल्टा ए फॉर्मूला याद रखना ना, G बराबर होता है H माइनस टी डेल्टा S के, H माइनस टी S के, ठीक है ना। अभी हम डेल्टा जी की बात कर रहे हैं ना, जी की बात करते हैं, तो जी अपना बराबर होता है H माइनस टी एस के। आई होप गाइस क्लियर हो गया। तो उसी के बेस पे गाइस एक फॉर्मूला निकाला हमने कि डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एस के। गाइस ये वैसे फॉर्मूला कब लगता है, ये फॉर्मूला कब लगता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट, देखो हमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखा ना, जब टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट हो, तो वैसे तो आपके जनरली यही फॉर्मूला भी यूज होता है, ठीक है ना, और कोई यूज भी नहीं होता। तो आपको याद रखना है डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा H माइनस टी डेल्टा। तो गाइस देखो डेल्टा H के अपने पास दो फॉर्मूले आ गए, एक डेल्टा H बराबर होता है डेल्टा U प्लस पी डेल्टा V, और एक डेल्टा H इधर से भी देखें तो बराबर होता है डेल्टा G प्लस टी डेल्टा S, है ना। तो दो फॉर्मूले आगे गाइस, इन दोनों को याद रखना, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो गिब्स फ्री एनर्जी समझ आ गया। तो देखो गाइस गिब्स फ्री एनर्जी में 3 चीजें मैंने और लिखी हैं कि देखो जब डेल्टा जी अपना नेगेटिव होता है ना, तो ये बहुत आया हुआ है, 2-3 क्वेश्चन मैंने देखा हुआ आया हुआ है। तो देखो गाइस डेल्टा जी जब अपना नेगेटिव होता है, उसका मतलब है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब क्या, कि वो प्रोसेस अपने आप ही हो जा रहा है, मतलब उसमें हमें अपने तरफ से कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, और रिएक्शन अपने आप ही हो जा रही है, ठीक है ना, अपने आप ही नेचुरली हो जा रही है वो चीज। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, जिसमें मतलब हमें खुद कोई काम नहीं करना पड़ता, अपने आप ही रिएक्शन, मतलब नेचर उसको अपने आप ही मिलाने में लगा होता है, तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है ना। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस गाइस कब होता है, जब डेल्टा जी नेगेटिव हो, ठीक है ना, इसको याद रखना, ये आपको पता भी होगा यार, ठीक है ना। तो डेल्टा जी जब 0 होता है गाइस, अच्छा ये चीजें जो सेल्फ स्टडी में बच्चे, मतलब जो सेल्फ स्टडी करते हैं, जो कोचिंग नहीं जाते, तो उन्होंने पहली बार शायद फॉर्मूला देखा हो, ठीक है ना, तब ये चीजें कोचिंग में मतलब आपके
एक्चुअल कंटेंट में या बुक में जल्दी नहीं दिखाई जाती, लेकिन कोचिंग में अपने आती हैं, ठीक है ना, अपने सिलेबस में भी आती है। तो मैंने इसलिए इसी पे ज्यादा फोकस दिया कि इस चीज को आप याद रखना, ठीक है ना। और बिल्कुल भी ना घबराना यार कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपका भाई आपके साथ है। सेल्फ स्टडी वाले बच्चों के लिए तो मैं फोकस नहीं आया हूं इधर, ठीक है ना, आया तो वैसे सबके लिए हूं, लेकिन सेल्फ स्टडी वाले बच्चों को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो उनके साथ मैं हमेशा रहूंगा यार। कोई भी दिक्कत हो बस कमेंट में कमेंट करते जाना, आपका भाई जरूर उसका रिस्पॉन्स देगा, ठीक है ना। बिल्कुल भी नहीं डरना है सेल्फ स्टडी वालों को, ठीक है ना। तो देखो डेल्टा जी जब अपना गाइस 0 हो तब वो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है गाइस, जब इक्विलिब्रियम आता है, इक्विलिब्रियम पता है ना, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाती है। इक्विलिब्रियम आपको वैसे चैप्टर कराऊंगा, लेकिन आप अब मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपका पेपर आने वाला है, तो आपको कम से कम थोड़ा बहुत तो इंडिकेशन हो। मैं ये नहीं कहता कि आपको क्वेश्चन आने चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत तो पता होगा ना कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाता है तो उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। नहीं भी पता हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, वैसे आई होप पता हो, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम पे गाइस क्या होता है, डेल्टा जी 0 होता है, ठीक है ना। बस ये सिंपल सी चीजें हैं। और गाइस जब डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 हो, तो देखो जब डेल्टा जी लेस देन 0 था तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था, तो डेल्टा जी अगर ग्रेटर देन 0 हो तो अपना क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। सिंपल की मतलब उसमें हमें काम करना पड़ेगा उन दोनों को मिलाने में, मतलब दो रिएक्टेंट्स को मिला के प्रोडक्ट बनाने में या कोई भी प्रोसेस कराने में हमें काम करना पड़ेगा, तो उसमें डेल्टा जी अपना ग्रेटर देन 0 होगा। आई होप गाइस आपको डेल्टा जी क्लियर, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी पूरी क्लियर होगी हो, एंट्रोपी पूरी क्लियर होगी, एंथैल्पी पूरी क्लियर होगी हो। मैंने सारी वेरिएशन लिख दी है एक साथ, को कहीं भी आपको दूर जाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना, एक साथ लिख दिया है। बिलीव मी जब आप एग्जाम देने जाओगे और इसका स्क्रीनशॉट जब आपसे फिर से रिव्यू करोगे तो मजा आ जाएगा यार, आपको बहुत जल्दी आपका सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। उसी अकॉर्डिंग डिजाइन कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। अच्छा अभी डेल्टा जी थोड़ा और रहता है अपना, देखो और भी देखो, मतलब क्या यार क्या करा दिया, मतलब मजा ही आ रहा है। तो देखो डेल्टा जी का, डेल्टा जी को देखो, डेल्टा जी को हम और फॉर्मूला देखें तो डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। क्यू क्या होता है गाइस, रिएक्शन कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम में आता है तो इक्विलिब्रियम में आता है यार, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको नहीं आता इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, अभी हम कर लेंगे। तो वैसे याद रखना कि, वैसे मैं आपको इधर बस इतना याद रखना कि एक क्यू टर्म आई थी जिसको रिएक्शन कांस्टेंट बोलते हैं। वैसे देखो यार क्या होता है, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में जैसे ए बी बराबर 2b बराबर होता है सी प्लस 3d के, मतलब है ना, मान लो ये चीज है, दिख रहा है कि नहीं आपको, वैसे नहीं दिख, अगर लोगो आ गया हो तो देख लेना। मैंने क्या लिखा, a प्लस 2b बराबर a प्लस 2b से मिलता है हमें c प्लस 3d। तो गाइस रिएक्शन कांस्टेंट क्या होता है, रिएक्शन कांस्टेंट रिवर्सिबल प्रोसेस में होता है किसी भी कंडीशन, मतलब किसी भी टाइम t पे। और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे। और जो क्या होता है गाइस, रिवर्सिबल रिएक्शन में किसी भी टाइम पे अगर हम रेट मतलब इक्वेशन लिखते हैं तो उसको हम रिएक्शन कांस्टेंट बोलते हैं, और जब इक्विलिब्रियम पे लिखते हैं तो उसको हम रेट कांस्टेंट मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। गाइस क्यू और के में इधर भी मैंने आपको थोड़ा डिफरेंस एक बार रिफ्रेश करा दिया, किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो कोई दिक्कत नहीं है, इक्विलिब्रियम हम करेंगे, ठीक है ना। तो देखो इसका क्या आएगा, इसका क्यू देखो क्या आएगा, वैसे ही बता रहा हूं, जिसको समझ आया तो देख लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो D3 वैसे कई बच्चों को शायद देख के याद हो जाए, रिफ्रेश हो जाए, तो इसलिए मैं लिख दे रहा हूं। तो गाइस देखो क्यू ऐसे लिख सकते हैं किसी भी टाइम टी पे, ठीक है ना। और इसी की जगह अगर के कब लिखते हैं, जब ए रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में आ जाती, ये देखो ये तो अभी रिवर्सिबल रिएक्शन है, अभी इक्विलिब्रियम में नहीं आई है। जब ये चीज इक्विलिब्रियम में आ जाएगी तो क्यू की जगह हम के लिख देते हैं, बस सिंपल सी बात हो है। अगर नहीं भी समझ आओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इक्विलिब्रियम में हम बहुत अच्छा क्लियर करेंगे। तो इधर भी मैंने आई होप काफी बच्चों को जो नहीं भी पता हो उनको भी इधर थोड़ा बहुत क्लियर हुआ हो, ठीक है ना। तो देखो गाइस, तो डेल्टा जी बराबर, एक इक्वेशन है बताई मैंने, डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन के, ठीक है ना। डेल्टा जी जैसे मैंने आपको बताया, डेल्टा जी नोट क्या होता है गाइस, स्टैंडर्ड कंडीशन पे, है ना, स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो चीज होती है उसको बोलते हैं डेल्टा जी नोट, उसमें जी नोट लगा देते हैं हम, सिंपल सी बात ना। तो गाइस अब देखो आगे एट इक्विलिब्रियम पे गाइस क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे अपना डेल्टा जी 0 हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको इधर बताया भी था कि इक्विलिब्रियम पे क्या होगा। जैसे ही इक्विलिब्रियम वर्ड आया आपके माइंड में खट से आना चाहिए कि डेल्टा जी 0, सिंपल सी बात। तो गाइस डेल्टा जी 0, अगर मान लो इधर डेल्टा जी 0 हो गया तो डेल्टा जी नोट बराबर आ गया माइनस आर टी एल एन के। तो देखो हाँ, दूसरी बात, इक्विलिब्रियम में मैंने आपको बताया था कि क्यू बराबर हो जाता है के, तो क्यू की जगह हम के लिख सकते हैं। तो डेल्टा जी 0 हो गया तो डेल्टा जी नोट बराबर आ गया
गया माइनस RT रन के गए, ठीक है ना, सिंपल सी चीज है। वैसे तो इधर कराने का कोई मतलब भी नहीं था, इसको आप इक्विलिब्रियम में करते तब भी बात बन जाती, ठीक है ना। इसको ज्यादा टीचर जो है इक्विलिब्रियम में कराते हैं, लेकिन मैंने इधर किस लिए लिखा, इधर इसीलिए लिखा क्योंकि जब आप इन चीजों को रिवाइज करोगे आपके एग्जाम से पहले, तब तो मैंने आपको सब कुछ करा दिया होगा, है ना, इक्विलिब्रियम भी करा दिया होगा, तो उस टाइम तो आपके पास जी के लिए सब कुछ एक जगह पे हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो इसलिए मैं उस अकॉर्डिंग चाह रहा हूं कि उस दिन को देखते हुए निकल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो गाइस अब देखो ए अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फॉर्मूला है, तो देखो सब लिख दे रहा हूं मैं भी, काफी लोगों को तो मजा आ रहा होगा कि भैया ने सब लिख दिया एक बार में। तो देखो डेल्टा जी बराबर होता है माइनस NFE। देखो n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन केमिकल प्रोसेस, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हुए केमिकल प्रोसेस में, ठीक है ना। इसको हम क्वेश्चन के जरिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी करेंगे, लेकिन इधर रिवाइज कराने के बता दिया ना मैंने किस लिए मैंने इधर चीजें लिखी हैं। तो माइनस NFE होता है। ई क्या होता है गाइज, ई क्या होता है, ठीक है ना, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना, रिडक्शन पोटेंशियल होता है। एफ फैराडे कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, एफ अपना फैराडे कांस्टेंट होता है, फैराडे कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 96,500 होती है, ठीक है ना। ये अब इसकी फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है, तो डेल्टा जी बराबर होता है माइनस NFE के। तो गाइस इसी की तरह आप देख सकते हो कि डेल्टा जी नोट क्या होगा, माइनस NFE ई नोट, है ना। ई नोट इधर क्या है, बस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल, ठीक है ना। तो बस ये सिंपल सी चीज है यार। आई होप आपको वर्ड, कम से कम वर्ड तो पता होगा, अगर नहीं भी पता तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कम से कम वर्ड पता हो तो मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो गाइस ठीक है, आपको मैंने सब कुछ बता दिया, डेल्टा जी बता दिया, एंट्रोपी बता दिया, एंथैल्पी बता दिया, सब क्लियर है अपना, ठीक है ना। तो मैंने आपको पूरा मतलब एक थर्मोडायनामिक्स का, वेरिएबल्स का पूरा अच्छा एक्सपोजर दे दिया, फील भी दे दिया इन लोगों का, कि जो कि जनरली नहीं देते बच्चे, ठीक है, टीचर नहीं दे पाते, ठीक है, क्योंकि वो आपके टाइम की थोड़ी वैल्यू करते हैं, सोचते हैं कि आपके काम करिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा मजा भी आता रहे, ठीक है ना, तब उसके अकॉर्डिंग करा रहा हूं, ठीक है ना। तो देखो गाइस नेक्स्ट देखो एफिशिएंसी ऑफ सेल, सेल की एफिशिएंसी देख लेते हैं, सिंपल सी चीज है गाइस। देखो साइकिल, सेल की बात नहीं कर रहा हूं, साइकिल की बात कर रहा हूं, ठीक है, कभी कभी मुंह से कुछ और ही निकल जाता है। तो एफिशिएंसी ऑफ साइकिल देखो गाइस, तो देखो एक प्रोसेस है जिसमें सोर्स है, मान लो ये सोर्स है अपना, है ना, सोर्स है, एक प्रोसेस है, मतलब एक ना प्रोसेस हमने कराया, थर्मोडायनामिक प्रोसेस है। तो मान लो ये सोर्स है अपना, ये वर्किंग सब्सटेंस है, मतलब वर्किंग सब्सटेंस का मतलब क्या है, जिसपे हम काम कराते हैं। सोर्स का मतलब क्या है, जो हीट दे रहा है, ठीक है ना। ये सिंक है, जो मतलब सिंक मतलब जिसमें बची खुची हीट आती है, जैसे सिंक अपने होता है ना, सिंकर लगा होता है घर में, तो वैसी चीज है, तो बची खुची हीट इसको मिल जाती है। तो देखो गाइस क्या हुआ, सोर्स मान लो T1 टेम्परेचर पे था, तो सोर्स ने Q1 हीट दी वर्किंग सब्सटेंस को, Q1 हीट दी वर्किंग सब्सटेंस को कि ले मैं तेरे पे इतना काम कर रहा हूं, ठीक है ना। तो वर्किंग सब्सटेंस ने W वर्क डन किया, ठीक है ना, वर्किंग सब्सटेंस ने W वर्क डन किया, और बाकी जितनी हीट बची वो Q2 ले गया, ठीक है ना। तो गाइस एफिशिएंसी ऑफ ए साइकिल क्या होता है, वर्क डन बाय वर्किंग सब्सटेंस डिवाइड बाय हीट सप्लाई, कि देखो कितना इसने वर्क डन किया और कितनी इसने हीट सप्लाई की थी, उसकी रेशियो को बोलते हैं सिंपल सा, क्या नाम है अपना, एफिशिएंसी ऑफ ए साइकिल। कि मतलब देखो इसने तो मान लो Q1 हीट भेजी थी, लेकिन इसने वर्क W ही किया, बाकी जो हीट थी उसको अनयूज रह गई, वो Q2 में चली गई। तो एफिशिएंसी क्या होता है, W बाय Q1 आई, सिंपल, ठीक है ना। तो अब देखो W को हम देखो ऐसे निकाल भी सकते हैं, देखो Q1 हीट थी अपने पास, Q1 हीट थी, तो Q1 हीट बराबर है Q2 प्लस W के, है ना, क्योंकि Q1 हमने हीट दी थी, उसमें से कुछ हीट W काम किया और कुछ Q2 में चली गई, ठीक है ना। तो Q1 बराबर होगा Q2 प्लस W के, ठीक है ना, ये सिंपल सी चीज है। तो W को देखो हम क्या लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q2, सिंपल सी चीज है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया बस सिंपली, तो Q1 माइनस Q2 लिख सकते हैं, नीचे तो Q1 है ही है, तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो 1 माइनस Q2 माइनस Q1 आ जाएगा। एफिशिएंसी अपनी 1 माइनस Q2 बाय Q1 होती है गाइस, वेरी सिंपल, ठीक है ना, आपको क्लियर होगा अब। तो एफिशिएंसी आपकी क्या होती है, 1 माइनस Q2 बाय Q1, ठीक है ना, सिंपल है, बहुत इजी चीज थी, ठीक है ना। इसमें आपको ज्यादा भी डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है ना, केमिस्ट्री में तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, फिजिक्स में जब करेंगे कार्नोट साइकिल तब थोड़ा डिटेल में चले जाएंगे, ठीक है ना। आपकी केमिस्ट्री में आपको इतनी जरूरत भी है, जितना परफेक्ट जरूरत है उतना करा रहा हूं, ठीक है ना, जितना कराते हैं एक्चुअल में कोचिंग्स में। तो देखो गाइस नेक्स्ट देखो इन कार्नोट साइकिल भी एक गाइस साइकिल होता है जिसमें एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस के कॉम्बिनेशन से एक साइकिल बनाया जाता है, ठीक है ना। उस प्रोसेस में देखो आपको जितना सफिशिएंट है इस टाइम में उतना करा रहा हूं, तो बस आपको इतना पता होना चाहिए। वैसे भी आप इस टाइम बोर भी हो गए उस कार्नोट साइकिल को समझने की, क्योंकि आपको पता है कि
उतना थ्योरी उसकी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसके फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखो वैसे मैं आपको फिजिक्स में कराऊंगा पूरी डिटेल में, क्योंकि केमिस्ट्री में इतना कोई इतनी डिटेल में कोई आता नहीं है आपको, इसमें बस सिंपल से एफिशिएंसी पूछते हैं, तो आपको ये बस पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो इन कार्नोट साइकिल क्या होता है गाइस, Q1 by Q2 बराबर होता है T1 by T2, मतलब Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, सिंपल सी बात है। तो देखो अपनी एफिशिएंसी अब क्या हो जाएगी, इधर अपनी एफिशिएंसी क्या थी 1 - Q2 by Q1, बस Q2 की जगह पे बस हम देखो Q2 की जगह पे हम बस ये देखो इधर ये लिख सकते हो T2 by T1। तो देखो Q2 की जगह पे हमने T2 लिख दिया, Q1 की जगह पे T1 लिख दिया, बस सिंपल वही चीज आया कि Q की जगह Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाता है इन कार्नोट साइकिल, बस हमने कन्वर्जन करी है, जिसको आप इक्वेशन के तौर पे ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है ना। तो आई होप यार कार्नोट साइकिल भी आपको पता लग गया, जितना आपके मैक्सिमम यूज में इधर आता उतना मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। गाइस एक और चीज आती है, वैसे मैं इधर लिखा नहीं वैसे मैंने, तो देखो एक थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी भी पूछते हैं। तो देखो थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला है, तो इधर ही लिख देता हूं। देखो थर्मोडायनेमिक्स एफिशिएंसी, थर्मो एफिशिएंसी, देखो थर्मोडायनेमिक ये वैसे बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है ना, ज्यादा एडवांस में आते हैं, लेकिन बता देता हूं यार कि कोई बच्चा तो हो जाएगी जिसको अभी से दिलचस्पी हो कि मतलब पहले एडवांस ही कर लेते हैं बाद में मेंस करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी होती है गाइस डेल्टा जी बाय डेल्टा एच, एज सिंपल एज गिवन, ठीक है ना। तो ये थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी होती है, जो काफी बच्चों को शायद पता भी ना हो, तो आज पता कर लेना थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी क्या होती है, डेल्टा जी बाय डेल्टा एच, ठीक है गाइस, बहुत सिंपल चीज कर दी हमने, ठीक है ना। तो अब लास्ट देखो यार बात करते हैं, मैं जो छोटी सी एक चीज और रह गई है, एरिया अंडर पीवी ग्राफ कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है गाइस, एरिया अंडर पीवी कर्व रिप्रेजेंट वर्क डन करता है, आपको पता भी होगा, लेकिन एक बार एनर्जी में बोलो एरिया अंडर पीवी ग्राफ रिप्रेजेंट वर्क डन, ठीक है ना। तो गाइस इसमें देखो मैंने एक चीज बता दी आपको, तो गाइस इसमें एक इंपॉर्टेंट एक पार्ट कराना था जो कि आप एट अ टाइम इंप्लीकेट नहीं कर पाते। देखो जैसे आपको मान लो क्वेश्चन आया हुआ जेई में आ गया, मान लो जेई में 2021 में क्वेश्चन आया, नीट 2021 में क्वेश्चन आया कि बताओ ये आपको ये चीज दिया और आपको एरिया वर्क डन फाइंड करने को कह रहे हैं, तो आप पीवी ग्राफ का एरिया कैसे निकालोगे। देखो आपको ए आपका कर्व है तो सर्कल है, तो सर्कल का एरिया पहले निकालना पड़ेगा, सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। अब आप इधर सोचोगे यार कैसे निकालूं, ठीक है ना। तो देखो मैं आपको बताता हूं, देखो पहले हमने लिखा पाई, अब एक आर लिखेंगे आर स्क्वायर, तो एक आर को हम लिखेंगे वॉल्यूम के टर्म में। तो देखो गाइस ये देखो V2 - V1 लिखा, V2 - V1 by 2। तो देखो मैं आपको बस एक टाइप बता रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे नहीं कर पाते इजिली, ठीक है, जब तक बताए ना उन्हें। तो देखो V2 - V1 क्या होगा ये चीज, तो देखो रेडियस क्या होगा, ये तो डायामीटर है पूरा, तो उसका हाफ होगा रेडियस, है ना, ये पूरा डायामीटर है अपना, तो उसका हाफ होगा रेडियस। तो V2 - V1 by 2 अपना एक आर ले लिया हमने, ठीक है ना, एक आर को हमने V2 की टर्म में ले लिया वॉल्यूम के टर्म में, और एक आर को हम प्रेशर की टर्म में लेंगे। देखो ए भी अपना डायामीटर है, तो इस डायामीटर का हाफ लेंगे तब रेडियस आ जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर इंटू आर, तो हमने एक आर को लिया वॉल्यूम के टर्म में, एक आर को लिया हमने प्रेशर की टर्म में, तो अपना आ गया गाइस पाई बाय 4 V2 - V1 P2 - P1। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म जो कि बच्चे दिमाग में नहीं रख पाते कि अब इसका एरिया कैसे निकाले, तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि एक बार एक रेडियस को आप वॉल्यूम के टर्म में ले लेना, एक प्रेशर के टर्म में, तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो आई होप गाइस आपको मजा आया हो यार। अब लास्ट में करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री, जो कि बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ठीक है ना, आराम से उसको कवर कर लेंगे और इस अपने चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ले लो। तो गाइज चलो यार थर्मोडायनेमिक्स की लास्ट स्लाइड करते हैं, इसके बाद आपका पूरा चैप्टर पूरी फुल डिटेल्ड वे में खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद यार मैं आपके लिए क्वेश्चन पे वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपकी क्वेश्चन इन कंसेप्ट को यूज करना सिखाऊंगा कि आपको एक ट्यूनिंग बैठ जाए कि आप इनको अच्छी तरह दिमाग लगा के यूज भी कर पाओ। तो चलो यार इस थर्मोडायनेमिक्स को खत्म करते हैं, ठीक है ना। तो देखो अब थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, इसमें यार मेन आपकी बताऊं तो दो चीजें ही आपके आती हैं, ठीक है ना, हेस्लो आपको आना चाहिए और थोड़ा सा ये बताने वाली चीजें हैं, लेकिन उससे पहले जब तक ये पता नहीं होगा तब तक हेस्लो लगाने का मजा नहीं आएगा। तो पहले इसको देखते हैं, बहुत जल्दी यार इस चीज को कर लेंगे, ठीक है ना। हमने मेजरली पार्ट खत्म कर लिया, अब छोटी छोटी चीजें रह गई हैं, तो उसको भी देख लो यार। देखो पहले बात करते हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की, जो कि मैंने आपको बता भी दिया वैसे इसकी डेफिनेशन
ठीक है। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जर्व्ड और रिलीज इन ए रिएक्शन एट ए कांस्टेंट प्रेशर। आई होप आपको समझ आ गई होगी। मैंने आपको बहुत ही क्लियरली बता दिया कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जर्व हुई या रिलीज हुई रिएक्शन में एट ए कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है गाइस, क्लियर है? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया था, इसलिए हम इधर इतना ही टाइम दे रहे हैं, सफिशिएंट टाइम है। उधर मैंने आपको बहुत टाइम दे दिया था, तो आपको वैसे भी अब तो क्लियर हो गया होगा, एक बार रिवीजन ही हो गई है ना अपनी। तो देखो गाइस, नेक्स्ट देखो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब गाइस थर्मोकेमिस्ट्री कर रहे हैं हम कि केमिकल रिएक्शन में देख रहे हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का कैसे यूज होता है। तो देखो गाइस, बात करते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। गाइस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को डेल्टा एच और नीचे एफ लिखते हैं, ठीक है ना, एफ से डिनोट करते हैं, डेल्टा एच एफ से डिनोट करते हैं। गाइस इसकी डेफिनेशन देखो, चेंज इन इंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज फॉर्म्ड डायरेक्टली फ्रॉम इट कांस्टिट्यूट एलिमेंट एट स्टैंडर्ड स्टेट। गाइस वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है ना, स्टैंडर्ड स्टेट। कि गाइस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है कि कितनी चेंज इन इंथैल्पी हुई। गाइस हम जनरली ना 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की पे बात करते हैं कि 1 मोल सब्सटेंस के लिए हम लेते हैं। तो गाइस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है कि जब कोई 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना, अपने स्टैंडर्ड स्टेट वाली चीजों से बने, जैसे गाइस स्टैंडर्ड स्टेट वाली चीजों से मतलब कि जैसे मान लो हम वाटर बना रहे हैं, है ना, जैसे हम वाटर बना रहे हैं तो वाटर में गाइस हाइड्रोजन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, है ना, हाइड्रोजन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, उससे वाटर बनेगा। तो गाइस हाइड्रोजन मतलब जो स्टैंडर्ड एलिमेंट्स हमने ऐसे लेने जो उसके स्टैंडर्ड स्टेट में हो, है ना, कि स्टैंडर्ड स्टेट में हम लेंगे कि जो हमें मतलब नेचुरली मिलते हो। तो अगर हमें वाटर बनाना है तो अगर हम हाइड्रोजन हमें नेचुरली मिलता है H2 की फॉर्म में, है ना, हाइड्रोजन ऐसे नेचुरल तो मिलता नहीं है। तो नेचर स्टैंडर्ड स्टेट में हाइड्रोजन हमें H2 की फॉर्म में मिलता है। तो गाइस वही कह रहे हैं कि मतलब कितनी चेंज इन इंथैल्पी होगी जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बनेगा डायरेक्टली फ्रॉम इट कांस्टिट्यूट एलिमेंट एट स्टैंडर्ड स्टेट। जब जिससे वो एलिमेंट, जिससे वो कंपाउंड बना है, उनको जब हम स्टैंडर्ड स्टेट में जब लेंगे तो देखो हमने वही लिया कि हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है? H2, है ना, सिंपली हमें मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलता है, ठीक है ना। बस स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब यही था कि जिसमें मतलब मोस्ट स्टेबल स्टेट है गाइस, जो मोस्ट स्टेबल स्टेट है किसी भी एलिमेंट की, उससे जब हम उससे जब हम 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बनाते हैं तो उसमें जो इंथैल्पी चेंज होती है उसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। आई होप गाइस क्लियर हो गया हो। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, इसमें इतना टाइम देने की जरूरत भी नहीं है अपने को, आपको ऐसा नाम से क्लियर, क्योंकि ये चीजें नाम से क्लियर हो जाती है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कि मतलब जब इंथैल्पी चेंज हुई जब कोई भी कंपाउंड बना, ठीक है ना, कोई भी कंपाउंड बना जब वो, बस इतना याद रखने वाली चीज थी इंपॉर्टेंट, जिसमें मैंने फोर्स किया आपको कि स्टैंडर्ड स्टेट पे बस हमने जो चीजें लेनी है स्टैंडर्ड स्टेट वाली लेनी है, कि जो मोस्ट स्टेबल स्टेट है उसको लेके हमने इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है, ठीक है ना गाइस। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके 2 ड्रास्टिक एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आ देखो, फॉर स्टेबल एलिमेंटल स्टेट गाइस, जो एलिमेंटल स्टेट स्टेबल होती है, जैसे कि देखो एग्जांपल हाइड्रोजन P4 एसिड, ठीक है ना गाइस, ये हमें नेचुरली मिलती है। तो इनकी स्टैंडर्ड इंथैल्पी गाइस, देखो स्टैंडर्ड इंथैल्पी लिखा है मैंने। स्टैंडर्ड इंथैल्पी गाइस कैसे लिखते हैं? जब उसके ऊपर नोट लगा दे तो उसको हम स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं ना। एक क्या है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो इसको मैं डेल्टा एच एफ ही लिखा। जब स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या स्टैंडर्ड वर्ड आ जाता है ना तो उसके ऊपर हम नोट लगा देते हैं, ठीक है ना, सिंपल है। तो देखो फॉर स्टेबल एलिमेंटल स्टेट के लिए क्या होता है गाइस? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज 0, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज 0। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। मतलब इसका मीनिंग क्या बना कि देखो जब हाइड्रोजन मतलब स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब कि स्टैंडर्ड स्टेट में हमें हाइड्रोजन को बनाने में कोई भी अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत ना ऑब्जर्व होती है ना रिलीज होती है, क्योंकि हाइड्रोजन को बनाने के लिए गाइस हाइड्रोजन नेचुरली चीज बनती है ना, कुदरत उसको खुद मिलाने में लगती है, तो उसमें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होती है। सिंपल सी बात है, ठीक है ना, समझ गए इतना। तो देखो गाइस नेक्स्ट इसका एक पॉइंट और देखो, इन एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स क्या होता है गाइस? देखो एक सेम एलिमेंट के डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है। जैसे देखो कार्बन के 3 स्ट्रक्चर होते हैं, ग्रेफाइट होता है, डायमंड होता है और फ्लोरीन होता है, जिसको बकमिलस्टर
स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, उसको हम देखेंगे उसमें क्या नाम है, अपने पी ब्लॉक चैप्टर में देखेंगे, जब हम 14 फैमिली करेंगे, है ना, कार्बन फैमिली करेंगे तब देखेंगे। वैसे आपको दो तो पक्का ही पता होंगे, ग्रेफाइट और डायमंड, है ना। कार्बन के दो एलोट्रोप्स है, ग्रेफाइट एंड डायमंड। तो गाइस उन्हीं को एलोट्रोप्स कहते हैं कि सेम एलिमेंट बट हैविंग डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दैट आर कॉल्ड एलोट्रोप्स। गाइस ठीक है, तो गाइस देखो एलोट्रोप्स में क्या होता है, इन एलोट्रोप्स मोस्ट स्टेबल फॉर्म हैज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0, ठीक है ना। मोस्ट स्टेबल फॉर्म की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होगी। तो गाइस पहले इधर से देखो, एक आपका इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन भी तैयार हो जाता है। गाइस बताओ डायमंड फ्लोरेंस या क्या बात करें ग्रेफाइट, इन तीनों में से मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सी है कार्बन की। आधे लोग तो डायरेक्ट लगा के आएंगे कि डायमंड भाई सबसे स्टेबल फॉर्म है गाइस, लेकिन याद रखना सबसे ज्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल चीज है ग्रेफाइट। याद रखना, आपके जाना एनसीईआरटी में जाना, एनसीईआरटी के जब 14 ग्रुप देखोगे, एनसीईआरटी की 14 ग्रुप की जब बैक एक्सरसाइज देखना, उसमें भी एक क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्यादातर बच्चे इसको गलत करेंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि कार्बन की सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन है, ग्रेफाइट। गाइस इस बात को याद रखना। तो उससे ही हम देखो मोस्ट स्टेबल फॉर्म के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होती है। जैसे कि मैं इधर लिखा भी है कि एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर कार्बन इन ग्रेफाइट फॉर्म इज 0, ठीक है ना। इस 0 उसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो गाइस दो चीजें हमने देखी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में कि एक स्टेबल एलिमेंटल स्टेट में क्या होता है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होती है, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन P4 एसिड, ठीक है ना। और एलोट्रोप्स में जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है उसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होती है। गाइस इसको क्वेश्चन में कभी कभी यूज हो जाता है, तो मैंने बस आपको एक ओवरव्यू दिया है, ठीक है ना। आपने वैसे देखा भी होगा, ठीक है ना। इसको हम क्वेश्चन के जरिए सब कुछ अच्छी तरह एक्सपोजर करेंगे, ठीक है ना, उसमें और ज्यादा मजा आएगा, ठीक है ना। अब गाइस नेक्स्ट देखो एंथैल्पी ऑफ कंबशन। गाइस मैंने आपको बताया कि एक मोल के लिए ही हम डिस्कस करते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है गाइस, व्हेन देखो कि जब एक मोल ऑफ सब्सटेंस कंप्लीटली बर्न होता है, जब कंप्लीटली हमें एक मोल ऑफ सब्सटेंस को जला दे, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं एंथैल्पी। जब जो एंथैल्पी चेंज होती है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है ना। मतलब द अमाउंट ऑफ the change in enthalpy when one mole of a substance is completely, guys completely वर्ड को याद रखना कि जब पूरा का पूरा उसको जला दे, यानी कि आधा जलाया आधा रहने दिया। जैसे देखो कार्बन को अगर हम जलाएं तो कार्बन को जलाएंगे, कंप्लीटली जलाएंगे तो CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये देखो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन गाइस इससे इंडिकेट होती है, ए रिएक्शन से जो हमें मिलती है उससे हमें एंथैल्पी ऑफ कंबशन मिलती है, इससे हमें एंथैल्पी ऑफ कंबशन नहीं मिलती। क्योंकि एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है, जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई एक मोल ऑफ सब्सटेंस को जब कंप्लीटली कंबस्ट कर दे, कंप्लीटली बर्न कर दे, तब जो एनर्जी एंथैल्पी चेंज होती है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो गाइस इसलिए मैंने आपको क्लियर विजन दिया, ठीक है, क्लियर विजुअलाइजेशन दिया कि जब कंप्लीटली कंबशन होगी उसी केस में हम लिखते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ए इनकंप्लीट कंबशन है तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन नहीं है गाइस, ये सिंपल रिएक्शन है जिसमें कोई एंथैल्पी मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, सिंपल सी बात। ए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है ना कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन है, ठीक है ना गाइस, सिंपल सी बात है। मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं, ये अपनी क्या है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, ठीक है ना। क्योंकि अब हमें पता नहीं है कि हमने इधर ग्रेफाइट लिया कि क्या लिया, तो हमने स्टैंडर्ड स्टेट लिया कि नहीं। अगर स्टैंडर्ड स्टेट ली होती, ग्रेफाइट लिया होता तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी कह सकते थे इसे, ठीक है ना। तो चलो उस चीज को आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको इधर समझाने की जरूरत थी कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन में क्या होता है, कंप्लीट कंबशन के लिए जो रिएक्शन होती है उसी को एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहते हैं, ठीक है गाइस, ठीक है ना। तो एंथैल्पी इसमें देखो कंप्लीट कंबशन हो रही है तो इसमें हम यूज करेंगे कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन। इसमें गाइस एंथैल्पी ऑफ कंबशन नहीं है, इधर जो एंथैल्पी रिलीज होती है उसे बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। एंथैल्पी ऑफ कंबशन नहीं है क्योंकि एंथैल्पी ऑफ कंबशन कंप्लीट कंबशन के लिए होता है और इनकम्प्लीट कंबशन है, क्लियर है, ठीक है ना। तो गाइस नेक्स्ट देखो, बस सिंपल सी चीजें हैं यार, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है इसमें। अब आपने फिजिक्स मतलब क्या नाम बात करूं तो आपने सारा इसका जो फिजिकल फंडामेंटल चीजें होते हैं जो इस पे क्वेश्चन बनते हैं वो आपने सब कर लिया है। बस दो चीजें रहती हैं, उसके अलावा तो सब बस थ्योरेटिकल पार्ट है जो कि आपको नाम से इंडिकेट हो रहा है, लेकिन बताना जरूरी है, नहीं तो काफी बच्चे कहेंगे कि भैया ने बताया नहीं, ठीक है ना। तो देखो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, देखो गाइस, अब हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रेशन है ना। तो देखो गाइस
फॉर 1 मोल के लिए बात कर रहे हैं हमें हमेशा ही, ठीक है ना, 1 मोल के लिए बात करते हैं हम। तो गाइस इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, द चेंज इन इंथैल्पी, मतलब जो इंथैल्पी में चेंज आता है जब एनहाइड्रस, मतलब 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस सब्सटेंस को हम कंप्लीटली मतलब हाइड्रेस कर दें, कि जितना एनहाइड्रस क्या होता है गाइस, जिसमें बिल्कुल भी पानी ना हो, मतलब बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। तो जो चीज, जो भी सब्सटेंस बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, जब उसको जितना उसको पानी चाहिए उतना सारा पानी उसको दे दें, उसमें जब इंथैल्पी जब चेंज होती है उस प्रोसेस में, जैसे कोई चीज सूखी पड़ी हुई है, कोई सब्सटेंस सूखा पड़ा हुआ है 1 मोल, है ना, कोई 1 मोल सब्सटेंस ले लो, अगर उसका जो सूखा पड़ा हुआ है एनहाइड्रस फॉर्म में प्रेजेंट है, उसमें हम जब जितना उसको पानी चाहिए उतना उसको पानी दे दें, तब जो इंथैल्पी चेंज होती है गाइस उसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। गाइस देखो बिल्कुल एक आपकी ट्यूनल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैं समझा रहा हूं, कि आपको बुकिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि आपको एक फील आ जाए, ठीक है ना। तो देखो मैंने आपको बता दिया इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, इसके एग्जांपल भी देख सकते हो आप। जैसे देखो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है, मतलब सूखा हुआ कॉपर सल्फेट, इसको 5 वाटर हमने दिए तो ये बन गया ए चीज, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट इंटू डॉट 5 वाटर, तो ये अपना बन गया गाइस। इसमें जो इसको जो रिएक्शन में इंथैल्पी चेंज हुई उसको हम बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, जिसको हम इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऐसे लिखते हैं HYD, है ना, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन लिखते हैं, कंबशन का लिख दिया था। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इसको बोलते हैं ना, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन मतलब कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा H हाइड्रेशन, है ना, डेल्टा H हाइड्रेशन। तो गाइस इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन समझ आ गया कि जब एनहाइड्रस फॉर्म को एनहाइड्रस फॉर्म को गाइस जितना अमाउंट ऑफ हमें वाटर उसको चाहिए कि वो अपने आप को पूरा संतुष्ट कर ले, तो उसमें जब जितनी इंथैल्पी चेंज होती है उसको इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। सिंपल है गाइस, बहुत सिंपल चल रहे हैं यार, बहुत टाइम देके करा रहा हूं, इतना टाइम नहीं देना चाहिए वैसे, ठीक है ना, लेकिन मानता नहीं है दिल, क्या करें, सोचता है कि शायद किसी को समझ ना आया हो। तो गाइस नेक्स्ट देखो इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन है, भाई बहुत छोटी सी चीजें थी। तो देखो इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन क्या होता है गाइस, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसिट होना। ट्रांसिशन का मतलब ही समझ आ रहा है ना गाइस। देखो मतलब इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन क्या होता है, एलोटोप्स क्या होते हैं गाइस, एलोटोप्स मैंने आपको बताया था, सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन यही होता है गाइस, जब कोई एक मतलब कोई एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से हम दूसरे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में जब कन्वर्ट करते हैं, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस ले ले, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को जब हम एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से दूसरे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में जब कन्वर्ट करते हैं, तब जो इंथैल्पी चेंज होती है उसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। जैसे देखो कार्बन था, कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में था, है ना, कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में था, ग्रेफाइट फॉर्म लिया हमने ना, ग्रेफाइट में जब ग्रेफाइट को जब डायमंड में कन्वर्ट करते हैं तो ये ट्रांजिशन रिएक्शन है कि ग्रेफाइट डायमंड में कन्वर्ट हो गया, ट्रांजिशन हो गया, ठीक है ना। उसमें जो इंथैल्पी चेंज होती है उसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, जिसको हम डेल्टा HT भी लिखते हैं, ठीक है गाइस। बहुत सिंपल सी चीज है, नाम से इंडिकेट होता है यार, ठीक है ना, इसमें इसलिए इतना टाइम नहीं दे रहे, लेकिन इतना टाइम दे दिया यार, और कितना टाइम दूं अब, ठीक है ना गाइस। नेक्स्ट देखो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एंड इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो देखो पहली बार वेपराइजेशन तो क्लियर होगा, क्योंकि वेपराइजेशन क्या होता है, जब लिक्विड से हम गैस बनाते हैं, ठीक है ना। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज द इंथैल्पी चेंज, या तो अमाउंट ऑफ एनर्जी या हीट, क्यों देखा ना हमने, अमाउंट ऑफ हीट भी लिखा था हमने, तो वैसे भी बोल सकते हो। तो वैसे मैं इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपको बता रहा हूं कि द चेंज इन इंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड, ठीक है ना, 1 मोल ऑफ लिक्विड सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू गैसियस सब्सटेंस, ठीक है ना गाइस, कि मतलब कोई भी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को जब लिक्विड से हम गैस में कन्वर्ट करते हैं, जब तब जो इंथैल्पी में चेंज आता है उसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। आपको पता भी है, वेपर में जब हम जैसे वाटर को वेपर में कन्वर्ट करते थे, तो वो सिंपल सी चीज थी, तो ये तो सिंपल है ना गाइस। बात करें ये 2 वर्ड को, बच्चों को याद नहीं रहते, तो देखो एक चीज है फ्यूजन, एक चीज है सब्लिमेशन। गाइस फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन का मतलब होता है अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड को लिक्विड में जब हम कन्वर्ट करते हैं, किसी भी सब्सटेंस की स्टेट सॉलिड है, अगर उसकी स्टेट हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, तब गाइस उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन, ठीक है ना। कोई भी चीज सॉलिड है, जैसे चीज सॉलिड है, इसको अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट कर दें तो उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन, ठीक है ना गाइस। और सब्लिमेशन क्या होता है, जो कि बहुत ही तगड़ा प्रोसेस है गाइस। इसमें क्या करते हैं,
सीधा ही सॉलिड से गैस में मतलब सीधा ही सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, लिक्विड में बीच में लेके नहीं आते, सीधा ही सॉलिड से गैस, ठीक है ना। तो गाइस समझ आया। तो देखो सेम उसी फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करना। सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड से गैस कन्वर्ट करना। तो एक बात सिंपल सी अब डेफिनेशन वैसी बन जाएगी, द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। सिंपल ऐसी गाइस सेम इसकी बन जाएगी, द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ The change in enthalpy when 1 mole of solid is directly converted into gaseous substance that is called enthalpy of sublimation। गाइस बहुत सिंपल था, ठीक है ना। अभी तक हमने जितना किया वैसे ही बस सिंपल सा पार्ट किया, थोड़ा बोरिंग पार्ट भी तो कह सकते हो, लेकिन मैंने आपको थोड़ा एनर्जी ज्यादा हाई रखी कि आपको कनेक्शन अच्छी तरह मिले, कि बोर ना हो आप, ठीक है ना। तो गाइस अब नेक्स्ट देखो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हो, ठीक है ना। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है गाइस, देखो जब एसिड जब एसिड बेस से रिएक्ट करते हैं, एसिड जब बेस से रिएक्ट करते हैं तो उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, जैसे आपने 9th 10th में किया भी होगा। एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तो उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। देखो जैसे एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, देखो अच्छा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो मोल के टर्म में हमने किया ही था गाइस, लेकिन मोल्स के टर्म में हम कब करेंगे, फॉर 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। जब हम H पॉजिटिव मतलब H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयन के बेस में अगर डील कर रहे हैं इसकी डेफिनेशन को, तब हम मोल के टर्म में डील करते हैं। लेकिन जब एसिड और बेस के फॉर्म में बात कर रहे हैं तब हम गाइस ग्राम इक्विवेलेंट यूज, उसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन में ग्राम इक्विवेलेंट यूज करते हैं, ना कि मोल, ठीक है ना। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, जब अगर हम एसिड या बेस के बेस में बात कर रहे हैं तो क्या बनेगा कि द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व या रिलीज, या तो आपको सिंपल सी बताऊं, द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड एंड बेस रिएक्ट, ठीक है ना, 1 ग्राम ऑफ एसिड एंड बेस कंप्लीटली रिएक्ट टू न्यूट्रलाइज द रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है गाइस। इसकी मतलब एक ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, कंप्लीटली रिएक्ट कर देते हैं, ठीक है, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तब जो एंथैल्पी चेंज होती है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब एसिड और बेस के टर्म में आप जब बात करोगे तब हम ग्राम इक्विवेलेंट की फॉर्म में इसकी डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं, ठीक है गाइस। इसको मैं आपको क्वेश्चन के जरिए भी दिखाऊंगा। लेकिन जब हम आयन के बेस में डिसाइड करते हैं, जब H पॉजिटिव या OH नेगेटिव की फॉर्म में हम डिफाइन करते हैं, तब मोल का यूज करते हैं कि फॉर 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव, कि जब 1 मोल H पॉजिटिव, 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव जब रिएक्ट करके कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देता है रिएक्शन को, ठीक है ना। जब 1 मोल एसिड एंड 1 मोल बेस रिएक्ट करके, मतलब जैसे देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, एसिड मैंने लिखा है स्ट्रॉन्ग एसिड, देखो जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बना रहा है, तो इस प्रोसेस में जितनी एनर्जी रिलीज, जो एंथैल्पी चेंज हुई, उसको बोलते हैं गाइस एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सिंपल सी बात है। तो गाइस देखो वैसे ना, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करता है, जब सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, तो जब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन गाइस की जो वैल्यू है फिक्स है -56.1 किलो जूल पर मोल। आपको वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे बस बता रहा था मैं आपको, क्योंकि बुक्स में ज्यादा अगर लिखा होता तो मैं एक बार दिखा दूं आपको, है ना, कि बाई चांस अगर आपकी किस्मत खराब हो, अगर ऐसे सीधे ही पूछ लिया हो क्वेश्चन में, तो आपको पता हो ये चीज, ठीक है ना। तो आई होप गाइस एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में समझ आ गया हो कि बस कितनी एंथैल्पी चेंज हुई जब एसिड बेस रिएक्ट हो गए, एसिड बेस रिएक्ट होकर न्यूट्रलाइज कर दी रिएक्शन को, उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है ना, क्लियर है। तो गाइस नेक्स्ट देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है ना। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होता है, देखो बॉन्ड डिसोसिएशन मतलब बॉन्ड का टूटना, मतलब जब अमाउंट, मतलब चेंज, यार सम बार बार वही बोलते जा रहा हूं, ठीक है ना, चेंज इन एंथैल्पी, जब चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ ए बॉन्ड, है ना, 1 मोल ऑफ ए बॉन्ड डिसोसिएट, है ना, कि जब एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होता है कि जब एक मोल एटम में, जब 1 मोल मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड होते हैं उसको जब हम ब्रेक कर देते हैं, तब जो एंथैल्पी रिलीज होती है, एंथैल्पी चेंज होती है, उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। जैसे देखो, जैसे एग्जांपल के जरिए इसको और क्लियर कर लेते हैं। देखो जैसे आपके पास हाइड्रोजन था, है ना, H2 था, तो H2 के जब इस बॉन्ड को हम स्प्लिट करेंगे, ठीक है ना, इस बॉन्ड को स्प्लिट करेंगे, तब जो एंथैल्पी में चेंज आता है उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, समझ आ गया, बहुत ही क्लियर चीजें हैं, ठीक है ना गाइस। अच्छा इसमें एक चीज आपको और समझाने वाली है,
कि एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होता है, ठीक है ना गाइस। देखो जैसे वाटर था, है ना, ये वाटर है अपने पास ना, H2O वाटर है अपने पास। तो गाइस देखो मान लो पहले हमने एक बॉन्ड तोड़ा इसका, ठीक है ना, एक बॉन्ड तोड़ा तो देखो क्या आया, OH प्लस H आया, ठीक है ना। तो इसमें मान लो कि आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आपकी X है ना, X जूल पर मोल है, ठीक है ना, X जूल पर मोल आपकी। जब आपने एक बॉन्ड को स्प्लिट किया तब आपकी X हमने कोई भी वेरिएबल ले लिया। तो उसके बाद देखो गाइस आगे हम इसको फिर से स्प्लिट करेंगे, OH को जब आगे ब्रेक करोगे, है ना, OH में बॉन्ड है ना, तो OH को आगे ब्रेक करोगे तो इसमें O प्लस H हो जाएगा। तो इसमें मान लेते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी Y है। तो गाइस पूरे मॉलिक्यूल की एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कितनी होगी, तो उसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं कि पहले देखो हमने एक बॉन्ड तोड़ा, एक बॉन्ड को स्प्लिट किया तो देखो OH प्लस H आ गया, तो इसमें X आई। तो उसके बाद हमने जो एक बॉन्ड बचा इसको स्प्लिट किया तो ये पूरा कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया। तो गाइस जब हम पूरे मॉलिक्यूल की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लिखते हैं तो उसके जितने भी स्टेप बनते हैं उनका हम जितने भी स्टेप हैं उनमें जितनी भी एंथैल्पीज आती हैं उन सबका एवरेज ले लेते हैं गाइस, सिंपल, ठीक है ना, बहुत सिंपल। तो देखो हमने क्या किया, X प्लस वाई बाय 2 कर दिया, सिंपल सा केस था, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोलते हैं गाइस, क्योंकि देखो इसमें एक से ज्यादा स्टेप का यूज हुआ, इसी करके हमने दो स्टेप में जो रिएक्शन थी उसकी जो एंथैल्पी थी उनका बस हमने एवरेज ले लिया तो अपनी आ गई एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बहुत सिंपल था, आपको क्लियर भी होगा, ठीक है ना। अगर क्लियर नहीं भी होगा तो अब तो क्लियर हो गया होगा यार, इससे सिंपल अब क्या चलेंगे, है ना। आपको मैं सिंपल से एक वाटर की एग्जांपल दे दिया, इससे सिंपल एग्जांपल क्या होगी, ठीक है गाइस, समझ आ गया ना। जब एक से ज्यादा स्टेप हो रही हो, मतलब जब किसी मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर रहे हैं और एक से ज्यादा स्टेप यूज हो रहे हैं तो उसमें हम एवरेज निकाल लेते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है ना गाइस। अब नेक्स्ट देखो हेस लॉ की बात करते हैं, हंसता हुआ लॉ, ठीक है ना। तो गाइस ये लो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जितना भी अभी हमने किया बस ये हमने थोड़ा वैसे बस अपनी फील लेने के लिए किया, मस्ती माजी में किया, ठीक है। इसमें कभी कभी चीजें अच्छी भी आ जाती है लेकिन मेजरली क्वेश्चन आपके हेस लॉ से ही बनेंगे। तो देखो हेस लॉ गाइस क्या कहता है, सिंपल सी इसको मैं आपको एग्जांपल के तरह समझाता हूं कि देखो गाइस मान लो हमने ए से बी बनाना है, तो मान लो ए से बी बनाने में अपना जो एंथैल्पी है वो डेल्टा एच है ना, जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है डेल्टा एच है, ठीक है। तो मान लो अब देखो मैंने दूसरी रिएक्शन ली है कि हम पहले ए से बी बनाने के लिए हम कहां से गए, पहले हमने ए से सी बनाया फिर सी से बी बनाया। तो ए से सी बनाने में अपनी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इतनी है, सी से बी बनाने में इतनी है। तो गाइस हेस लॉ क्या कहता है कि जब मतलब देखो ए से जब बी बना रहे हैं, ए से बी बनाने में, ठीक है ना, ए से बी हमने एक तरीका ए अपनाया, ए से बी बनाने में एक तरीका हमने ए अपनाया कि पहले ए से सी गए फिर सी से बी गए। तो गाइस सिंपली इसने बताया था कि डेल्टा एच बराबर होगा डेल्टा एच प्लस डेल्टा H2 के, ठीक है गाइस। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि इसने ये बताया कि जब कोई भी सब्सटेंस एक जैसे कोई ए से मान लो कोई चीज ए से बी में कन्वर्ट हो रही है तो वो डिपेंड नहीं करता कि किस पाथ से जा रही है, उसमें जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन है वो कांस्टेंट रहती है गाइस। सिंपली उसने ये बताया कि जब हम एक किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तब जो अपनी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है वो कांस्टेंट होती है, डिपेंड नहीं करती कि हमने कितने स्टेप में वो चीज को करी, ठीक है ना। जैसे देखो आपने ए से बी बनाया, आपको डेल्टा एच लगा, ठीक है ना, डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हुई, ठीक है ना। तो मान लो आप ए से बी गए, ए से बी आप बना लो तो ऐसे जा लो, पहले कि मैंने ए से पहले मान लो सी बनाया, ठीक है ना, फिर सी से मैंने डी बनाया, फिर डी से मैंने ई बनाया, फिर डी से ई बनाया, ठीक है ना, उसके बाद ई से फिर मैंने बी बनाया। तो आपकी पहली ये डेल्टा H1 थी, ठीक है ना, ये डेल्टा H2 थी, ये डेल्टा H3 थी, ये डेल्टा H4 थी, ठीक है ना। तो और वैसे हमने एक ऐसे भी लिखी थी कि ए से बी बनाने में डेल्टा H लगती है। तो गाइस फिर अब इस हेस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि पास जो मर्जी हो, हम एक स्टेप में बना रहे हो नंबर ऑफ स्टेप में बना रहे हो, लेकिन सब एंथैल्पी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, है ना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट रहेगी, हेस लॉ ने हमें बताया था। तो डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एच बराबर हो जाएगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4। दैट इज अ वेरी सिंपल लॉ ऑफ हेस लॉ, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल लॉ था जो कि मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में बता दिया, ठीक है ना, समझ आया होगा। बहुत ही सिंपल सी चीज थी जो मैंने आपको दो एग्जांपल के तरीके से समझा दिया कि आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो आपको हेस लॉ समझ आ गया, लगभग खत्म हो गया। अब लास्ट में एक बॉन्डर चीज और देखते जाओ जाते जाते।
इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को देखो गाइस, हमें आता है ना रिएक्शन दी जाती है, हमें रिएक्शन दे देते हैं 2-3 और उसके बाद हमें पूछते हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखो। तो गाइस दो चीजें याद रखना। देखो पहली बात, जब गाइस हमें इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दी हो ना, जब हमें कोई रिएक्शन, जैसे आपको 2-3 रिएक्शन दी जाती है और उसके बाद उनकी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखी जाती है, तो उसमें गाइस जब आपको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जब इंथैल्पी आपको देखो, अगर आपको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या कंबशन एनर्जी की फॉर्म में दिया हो, तब आपकी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगी, सम ऑफ डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट। कि मतलब जब आपको देखो, बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, इसको मैं आपको क्वेश्चन के जरिए और क्लियर करूंगा, लेकिन इधर देखो आपको आई होप पता भी होगा, लेकिन आप कंफ्यूजन आपकी क्रिएट जो हो रही थी वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, जिनको नहीं पता, अगर जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको आई हो, मुझे लगता है जहां तक नहीं पता होगी तो उनको आज मैं क्लियर कर देता हूं। तो देखो क्या होता है, जब देखो हमें इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी है, हमें रिएक्शन दी होती है 2-3, उसके बाद हमें कहते हैं कि एक फाइनल रिएक्शन हमें दे देते हैं, ठीक है ना, कोई भी 2-3 रिएक्शन दे देते हैं, उन्हीं से हमें कहते हैं कि अब उसके बाद हमें एक रिएक्शन और दे देते हैं, कहते हैं कि बताओ इस रिएक्शन की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी, है ना, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगी। तो अगर आपको जो बाकी जिन चीजों से आपने इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी है, और अगर आपको इंथैल्पी जो दी हुई है, अगर वो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी की फॉर्म में दिया हुआ है या तो कंबशन की इंथैल्पी ऑफ कंबशन की फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम क्या लगाएंगे, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है ना, बस ये दो केस एक्सेप्शनल केस है गाइस, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी और इंथैल्पी ऑफ कंबशन की टर्म्स में अगर इंथैल्पी दी हुई है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है ना, बाकी जितने भी केस हैं उसमें हम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही करेंगे, लेकिन ये दो चीज को याद रखना कि जब बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी हो या कंबशन की फॉर्म में हमें इंथैल्पीज दी हो तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे, तब जाके अपना एक्चुअल या राइट रिजल्ट आएगा। तो आई होप यार सबको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर इसमें अगर थोड़ा बहुत डाउट भी हो तो इसको आप क्वेश्चन के जरिए मैं आपको कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा, लेकिन इधर आपको मैंने वैसे बता दिया है कि जब हम किसी रिएक्शन की इंथैल्पी लिखते हैं और उस रिएक्शन में हमें जो डाटा गिवन दिया हुआ है और बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी या कंबशन की फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लिखते हैं। बाकी कोई भी फॉर्म में दिया हो, जैसे इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन दिया हो, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दिया हो, उन सब में हम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिखते हैं। सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो आई होप यार सब कुछ क्लियर हो गया हो। तो गाइज लास्ट में एक चीज और रहती है अपनी, वो भी देखते जाओ जाते जाते। देखो कहां लिखूं, इधर लिख दूं। देखो एक चीज और आती है, देखो इधर से छोटा सा बना के लिख देते हैं। देखो गाइस एक आज चीज आती है रेजोनेंस एनर्जी। एक चीज और लास्ट में देख लो यार, छोटी सी चीज है रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है ना गाइस, रेजोनेंस एनर्जी का गाइस देखो फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक्सपेरिमेंटल, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटल माइनस डेल्टा एच ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेटेड। ठीक है ना, ये अपनी होती है रेजोनेंस एनर्जी गाइस। ठीक है ना, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था तो इधर ही मैंने बता दिया आपको। गाइस रेजोनेंस एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक्सपेरिमेंटल। गाइस एक चीज हम देखो एक चीज कैलकुलेटेड है, एक चीज एक्सपेरिमेंटल है। गाइस कैलकुलेटेड का मतलब क्या, कि जो हमने खुद अपने हाथों से कैलकुलेट की। गाइस जो हम अपने हाथों से कैलकुलेट करते हैं वो चीजें गलत भी आ जाती हैं, ठीक है ना, लेकिन जब जो चीजें एक्सपेरिमेंट से आती हैं वो बिल्कुल करेक्ट आती हैं। ठीक है ना, तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल। ठीक है ना, जब हमने इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन की नापी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, एक्सपेरिमेंट करके, माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेटर जो हमने कैलकुलेट की थी। ठीक है, तो उन दोनों का डिफरेंस जो होता है रेजोनेंस एनर्जी होता है, मतलब एक्सपेरिमेंटल माइनस कैलकुलेटेड सिंपल रेजोनेंस एनर्जी होता है। गाइस इसको अच्छा कंबशन की फॉर्म में भी लिखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म। गाइस देखो इसको हम कंबशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कंबशन की फॉर्म में मैंने आपको बताया था उल्टा हो जाता है सब कुछ, तो इसमें क्या होगा, अब इंथैल्पी ऑफ कंबशन है ना, कंबशन की फॉर्म में लेंगे तो कैलकुलेटेड माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्म। गाइस शायद आपको इधर दिख ना रहा हो, ठीक है ना, तो आप देखो कंबशन की फॉर्म में क्या लिख सकते हो, कंबशन की फॉर्म में बस उल्टा हो जाएगा यार, इधर कैलकुलेटेड आ जाएगा, इधर एक्सपेरिमेंटल आ जाएगा, जैसा कि मैंने आपको इधर बताया था। ठीक है ना, तो आपको रेजोनेंस एनर्जी क्लियर है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक्सपेरिमेंटल माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन
ठीक है ना। कैलकुलेटेड है, सिंपल सा रेजोनेंस एनर्जी होता है। तो इसी के साथ यार आपने पूरी थर्मोडायनेमिक्स की पूरी यूनिट खत्म होती है यार। हमने बहुत ही अच्छे वे में खत्म कर लिया। लास्ट पार्ट वाला थोड़ा बोरिंग था, ठीक है ना। मुझे पता है कि आप लोगों को थोड़ा बोरिंग से लगा हो कि डेफिनेशन वगैरह थी यार, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बताना जरूरी था, एक बार बताना जरूरी होता है, काफी बच्चों को जरूरत होती है, ठीक है ना। तो इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट इधर से स्टार्ट होता था, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने पूरी थ्योरी कर ली है, कुछ भी ऐसा कोई भी पॉइंट अब नहीं रह गया जो हमने नहीं किया हुआ है। तो इसके बाद यार मैं क्वेश्चन का एक आपके लिए वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, उसको अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और इन चीजों को देखेंगे कि कैसे यूज हो रहा है। इन चीजों को मैं दिखाऊंगा कि आपका रियल में कैसे यूज हो रहा है, कि आपका और दिमाग खुले, ठीक है ना। तो तब तक यार चलो, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।